स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ वांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन, सहायक शिक्षिका केआ वांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 9। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। छात्रों, हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित थे। प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के द्विकीयानुसी यानी रूढ़िवादी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। छात्रों, अब हम इस एकांकिका के पात्र देखेंगे। एकांकिका के पात्र: उमा, सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप, उमा के पिता। प्रेमा, उमा की माँ। शंकर, युवक। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता। रतन, रामस्वरूप का नौकर। आदि पात्र इस एकांकिका में है। उमा, जो इस एकांकिका की प्रमुख पात्र है, पढ़ी लिखी है, शादी योग्य हो गई है। इसी के कारण उमा के पिता रामस्वरूप उमा की शादी करना चाहते हैं। शादी के सिलसिले में ही उमा को लड़के वाले देखने आए हैं। यही दृश्य इस एकांकिका में दिखाया है। लड़की कम पढ़ी लिखी हो, लड़की में सर्वगुण हो, ऐसे रूढ़िवादी विचारों के लोग आज भी समाज में है। ऐसी ही गलत रूढ़ियों का विरोध इस एकांकिका में किया है। नारी शिक्षा को महत्व दिया है और नारी को सम्मान प्रदान किया है। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रख जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप, जरा तेज आवाज़ में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन, तख्त बिछाता है। ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। देखो छात्रों, इस एकांकिका का दृश्य एक कमरे में दिखाया है। एक महाशय की पीठ नजर आ रही है। वह अधेड़ उम्र का यानी अधिक उम्र वाला है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त यानी लकड़ी की चौकी। उस लकड़ी की चौकी का दूसरा सिरा रामस्वरूप के नौकर ने पकड़ा है। रामस्वरूप एक लड़की के पिता है। अपनी लड़की को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। इसी की तैयारी में लगे हैं। तख्त यानी लकड़ी की चौकी को एक तरफ मोड़ने यानी रखने के लिए रामस्वरूप अपने नौकर से कहते हैं और अपने नौकर रतन से उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाने को कहते हैं। रतन हारमोनियम और सितार लाने उमा के कमरे में जाता है। रामस्वरूप यानी उमा के पिता, उमा की माँ और उमा के पिता तख्त पर दरी यानी सूती गलीचा बिछाते थे। प्रेमा,
लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है। देखो छात्रों, प्रेमा यानी उमा की माँ उमा के पिता से कहती है कि आपकी लाडली बेटी मुंह फुलाए पड़ी है। देखो, मुंह फुलाना यह मुहावरा है, इसका अर्थ है नाराज होना। उमा नाराज है। रामस्वरूप कहते हैं कि क्या हुआ? प्रेमा यानी उमा की माँ कहती है कि आपने तो कहा था कि उमा को ठीक ठाक करके नीचे लाना। तब रामस्वरूप उमा की माँ से कहते हैं कि उमा को कहना जरा करीने से आए। करीने का मतलब है ढंग से, क्योंकि उमा को देखने वाले जो लोग आए हैं वह इस तरह के हैं। देखो छात्रों, वह लोग खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तब उमा की माँ उमा के पिताजी से कहते हैं कि लड़का क्या करता है? तब उमा के पिता रामस्वरूप कहते हैं कि लड़का बाप से कम नहीं है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। उसके लिए शादी एक मजबूरी लगती है। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से, हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खराब कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। देखो छात्रों, यहाँ रामस्वरूप का नौकर रतन रामस्वरूप को यानी अपने मालिक को धीमी आवाज़ से कहता है, मेहमान आने की खबर देता है। तभी उमा के पिता दरवाजे से बाहर झांककर अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह आ भी गए, यानी मेहमान आ भी गए, लड़के वाले आ गए। उमा से कहना थोड़ा गा देना मेहमानों के सामने। उमा के पिता गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई है? तब गोपाल प्रसाद खराक कर यानी गला साफ करते हुए कहते हैं कि तांगे वाला जानता था, इसलिए रास्ता मिल गया। उमा के पिता लड़के यानी शंकर से कहते हैं कि शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? तब शंकर कहता है, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड यानी सप्ताह के अंतिम दिनों में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। देखो छात्रों, रामस्वरूप शंकर से कहते हैं कि कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तब शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ, क्योंकि पढ़ाई में 1 साल का मार्जिन यानी अंतर रखता है शंकर। शंकर के पिता गोपाल प्रसाद
अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस ये शब्द सुनते ही उमा के पिता चौंक जाते हैं, फिर समझ जाते हैं कि बिजनेस यानी शादी की बातचीत। देखो छात्रों, इन लोगों के विचार शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस समझते हैं। उमा के पिता मेहमानों को नाश्ता करने को कहते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। देखो छात्रों, जब रामस्वरूप मेहमानों को नाश्ता करने को कहते हैं, तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ यानी शिष्टाचार, उत्तम तथा सद्व्यवहार। रामस्वरूप कहते हैं कि तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे घर आए। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि क्या हुआ, झुककर क्यों बैठे हो? हम यहाँ शादी तय करने आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। छात्रों, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। मराठी में इसे पाठीचा कणा कहते हैं। शंकर की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, इसलिए वह कमर झुककर चलता है। रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रखते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर चाय पीते हैं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद, बीच में ही। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का क्या मिलना मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। देखो छात्रों, यहाँ रामस्वरूप यानी उमा के पिता शंकर से पूछते हैं कि शंकर बाबू, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? तभी शंकर के पिता गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं कि शादी की बात दूसरी है, लड़की का खूबसूरत होना निहायत यानी अत्यधिक जरूरी है और जायचा यानी जन्मपत्र तो मिल ही जाना चाहिए। जन्मपत्र, जायचा यानी कुंडली। शादी तय करते समय लड़का और लड़की की कुंडली देखी जाती है, आवश्यक है। इन विचारों के शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद है। ऐसे विचार शंकर के पिताजी के हैं। शंकर के पिताजी को अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वह कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियां सिलाई पुराई कर ले तो इतना ही काफ़ी है। रामस्वरूप, हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं।
गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? छात्रों, रामस्वरूप मैं जाने टेबल को एक तरफ कर देते हैं, अंदर की दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से अपनी पत्नी प्रेमा को आवाज़ देते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना। तभी उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। छात्रों, तश्तरी का मतलब है छोटी थाली। तश्तरी देते समय उमा का चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। उमा की आंखों में चश्मा देखकर बाप बेटे यानी शंकर और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद चौंक उठते हैं। चौंक उठना इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना। दोनों बाप बेटे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, चश्मा। तब उमा के पिता रामस्वरूप सकपकाकर कहते हैं, जी वह तो पिछले महीने से उमा की आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। देखो छात्रों, सकपकाकर का मतलब है चौंक कर, आश्चर्यचकित होकर या हड़बड़ित होकर। उमा के पिताजी उस समय हड़बड़ित हुए थे। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की को चश्मा पढ़ाई के कारण नहीं लगा है ना। छात्रों, इससे हमें पता चलता है कि गोपाल प्रसाद को पुत्रवधू यानी बहू चश्मा पहनने वाली नहीं चाहिए। हमें इस बात का पता चलता है कि शादी करते समय लड़की में सारे गुण होने चाहिए, भला लड़का गुणहीन क्यों न हो। चलो छात्रों, अब हम इस एकांकिका में आने वाले नए शब्द देखेंगे। नए शब्द, तख्त। तख्त का मतलब है लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। तश्तरी। तश्तरी का मतलब है छोटी थाली। खकारना, इसका मतलब है खांसना, गला साफ करना। और अगला शब्द है तकलुप। तकलुप का मतलब है शिष्टाचार। छात्रों, हमने नए शब्द देखे। छात्रों, अगली तासिका में हम देखेंगे कि इस एकांकिका में आगे क्या होता है। उमा की शादी शंकर से होती है या नहीं। तो छात्रों, यही रुकते हैं और फिर मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.